जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग फिट और स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसके पहले वाला जो लेक्चर था दैट इज़ लेक्चर नंबर 7, उसमें ध्यान में रखना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हम लोगों ने हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन के बारे में देखा, है ना। अब हम लोग देखो, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था वो सब ट्रेलर था। क्या था? ट्रेलर था। अभी तो असली पिक्चर अब चालू होगा, असली पिक्चर अब चालू होगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आए? इस चैप्टर की जो जान है ना, देखो हर मूवी आपने देखा होगा, हर पिक्चर की कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता है जो पिक्चर की जान होती है। उसी तरीके से इस चैप्टर की भी कुछ ना कुछ क्या है, जान है। वो क्या है? दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये चैप्टर बिना डीएनए रेप्लिकेशन के हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ों में पार्ट सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट टॉपिक्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो आज हम लोग बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और उसके टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे, और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है। समझ में आया कि नहीं है? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए रेप्लिकेशन? देखो, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका, मतलब अपने जैसा हुबहू अपने जैसा हुबहू तैयार करना, उसे ही क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, दैट इज रेप्लिका। ठीक है, जेरॉक्स कॉपी इन जनरल क्या बोलूँ मैं, मेरा ही क्या है, जेरॉक्स कॉपी आ जाए उससे मैं क्या बोलूँगा? रेप्लिकेशन। तो अगर डीएनए से ही डीएनए बन जाए, क्या बोल रहा हूँ, डीएनए से क्या बन जाए, दूसरा डीएनए बन जाए, तो उसे क्या बोलूँगा? डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? इसको और अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। समझ में आया कि नहीं? ओके, अब ये चीज़ ध्यान में रखना, डीएनए अच्छी तरह जानते हैं हम लोग। डीएनए जो होता है ये वंडर मॉलिक्यूल है। क्या है? वंडर मॉलिक्यूल है, बॉस मॉलिक्यूल है सेल का, है ना। अब देखो, जो डीएनए मॉलिक्यूल है बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है? दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, वही तो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन, और दूसरा क्या है? ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। अब ये हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन क्या है और ऑटोकैटालिटिक फंक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हमें इसको समझना होगा, दैट इज सेंट्रल डोग्मा को समझना होगा। ये समझ में आ गया ना तो ये तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? देखो ये क्या है? डीएनए। क्या है ये? डीएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। ये क्या है? डीएनए है। ध्यान सुनना, जब डीएनए से डीएनए बनेगा, जब डीएनए से ही डीएनए बनेगा, जब डीएनए अपने आप को ही तैयार करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलूँगा? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलूँगा? डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान में रखना, क्या बोल रहा हूँ, वापस क्या, जब डीएनए खुद को ही तैयार करे, खुद का ही जेरॉक्स कॉपी तैयार करे, तो उसे क्या बोलूँगा? डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए खुद को ही तैयार करेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो ये क्या कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है ना, इसलिए नाम क्या, देखो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, मतलब डीएनए खुद को ही बना रहा है, तो उसे क्या बोलूँगा? ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो क्या कर रहा है? खुद ही कैटालिटिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। समझ आए? तो जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। समझ में आए? इधर आओ, अब ध्यान सुनना, जब डीएनए से एमआरएनए बने, ध्यान रख, क्या ध्यान में रखोगे? जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन। डन है? ओके, अब ध्यान सुनना, ये जो डीएनए से एमआरएनए बना है, और ध्यान में रखना एमआरएनए से आगे क्या बनेगा? प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनने वाला है? प्रोटीन। तो जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में जाना आपने। क्या? जब डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए खुद को ही बना रहा था तो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन बोला। अब डीएनए क्या कर रहा है? किसी और को बना रहा है,
डीएनए किसी और को बना रहा है, तब जब डीएनए किसी और को बनाएगा, दैट इज क्या, एमआरएनए और प्रोटीन, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। और हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन में कौन आता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस आता है। ध्यान में रखना, क्या सर, क्या ध्यान में रखना है, यही कि जो ऑटोकैटालिटिक फंक्शन है यानी रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर होता है, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो है, देखो डीएनए से एमआरएनए बनना है, मतलब डीएनए एमआरएनए को तैयार करेगा। सिंस डीएनए बॉस मॉलिक्यूल है, वंडर मॉलिक्यूल है, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा। अरे बॉस मॉलिक्यूल थोड़ी, बॉस जो होता है वो थोड़ी बाहर आता है, वो क्या हो, जासूस लोग उसके पास आते हैं, है ना। पिक्चर में देखा होगा आपने, जो मेन विलन होता है वो थोड़ी बाहर आता है ना। उसके जो जासूस होते हैं वही लोग आते हैं उसके पास, अरे हाँ या ना, है ना। तो उसी तरीके से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या करेगा, एमआरएनए को तैयार करेगा, एमआरएनए को तैयार करेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये भी कहाँ होने वाला है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ होना है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर होना है। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ना, पता होगा ना। नहीं पता है तो बता देता हूँ भाई, देख लो, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट भरा होगा, सेमी फ्लूइड कंटेंट जो भी भरा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। और न्यूक्लियस के बाहर भी सेमी फ्लूइड कंटेंट भरा रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ध्यान में रखना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। एक बात बताओ, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ जिंदा है, सर हम भी जिंदा है, अरे आप नहीं जिंदा हो, आपके सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है ना, यही मात्र एकमात्र जिंदा है। समझ में आया कि नहीं? प्रोटोप्लाज्म होने के वजह से ही आप जिंदा हो। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा ना तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो आपके बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये शानदार बात आपको पता थी कि नहीं थी, ठीक है। इधर आ जाओ, ये समझ में आया? तो रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होना है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होना है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है बेसिकली ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। टेंशन नहीं लेना है, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। समझ में आया? देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है तुमको, कुछ जो डीएनए है उसका जो एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है। मतलब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन बेसिकली किस प्रोसेस से मिलकर बन रहा है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। और यही क्या है, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। क्या है, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? डन है? ओके, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर मैं यूँ कर, देखो आशा करता हूँ कि आपने 11th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें आपने सेल साइकिल में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा क्या, ऐसा डायग्राम बना हुआ था उसके अंदर, है ना। उसमें आपने देखा होगा क्या, G1 फेस, S फेस, G2 फेस और ये M फेस, है ना। G1 फेस, S फेस, G2 फेस और M फेस, हाँ या ना। G1 फेस जो है इसमें हम लोगों ने देखा था सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। एस फेस दैट इज सिंथेसिस फेस, जी मतलब गैप फेस, है ना। एस मतलब सिंथेसिस फेस, यहाँ पर बेसिकली डीएनए क्या करता है, अपने आप को सिंथेसाइज करता है। और G2 फेस में क्या होता है, इसमें सब कुछ चेक कर लिया जाता है, कोई और चीज़ तो नहीं बचा हुआ है रेप्लिकेट करने के लिए, है ना, डिवीजन करने के लिए कुछ और तो नहीं बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, क्लियर है? ओके, तो जो एस फेज है यानी जो सिंथेसिस फेज है सेल साइकिल में बेसिकली यहीं पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो वही एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा, वही तो हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब देखो क्या लिखा है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, सेल साइकिल के एस फेज में। सेल साइकिल के
एस फेस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इंटरफेस। और इंटरफेस में बेसिकली ग्रोथ, इंटरफेस को हम लोग ग्रोथ फेज भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज भी कहते हैं, दैट इज G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, है कि नहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में कहाँ पर होता है, दैट इज एस फेज ऑफ इंटरफेस, वही चीज़ लिखा हुआ है। और सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। कितने बार होता है, एक ही बार होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ टेक्स प्लेस ओनली वंस। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है सेल साइकिल के दौरान, समझ में आया कि नहीं आया, ओके ठीक है, दैट इज एस फेज ऑफ इंटरफेस। समझ में आया, अरे इतना क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, नोट में लिख लेना भाई। क्या, जो डीएनए है उसका जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो किस मेथड से होता है, किस मोड से होता है। अरे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो किसी ना किसी प्रोसेस से रेप्लिकेट कर रहा होगा, वो कौन सा मोड है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोल रहा हूँ, सेमी कंजर्व। कोई आपसे पूछे कि डीएनए अपने आप को किस मोड से रेप्लिकेट करता है या किस प्रोसेस से रेप्लिकेट करता है ना, कि या किस मेथड से रेप्लिकेट करता है, तो क्या बोलोगे आप, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलोगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। टेंशन मत लेना, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जो मैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टेंशन मत लेना, ठीक है, ओके। अब देखो इधर, ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका जो मॉडल था, मतलब जिसने बताया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, वो कौन थे, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, दैट इज वाटसन और क्रिक। किसने बताया था, वाटसन और क्रिक। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्या, कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के मॉडल को किसने बताया, दैट इज वाटसन और क्रिक ने बताया, ठीक है ना। अभी जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, ये किस पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, दैट इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। टेंशन मत लेना, दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल ध्यान में रखो बस ये क्या है, समझ में आया। आने वाले लेक्चर में टेंशन मत लेना, हम लोग बात करेंगे क्या, कि एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल, कुछ लोग इसको ऐसा ही बोलते हैं, एंटी पैरेलल है क्या, ये एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल। तो ध्यान में रखना, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस पर बेस्ड है, एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। समझ में आया, नहीं दिख रहा है, मैं एक बार ओरली बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, क्लियर है, ओके। जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो लिख लिया आपने, ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही, है ना, ओके। देखो इधर, पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसका भी चालू करते हैं, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक कार है या मोटरसाइकिल है, ठीक है, मेरे पास एक कार है या फिर मोटरसाइकिल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मुझे टायर ओपन करना है, टायर बदलना है, या कुछ भी पार्ट बदलना है गाड़ी का, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या डायरेक्टली मैं गाड़ी में से डायरेक्ट टायर निकाल सकता हूँ क्या, डायरेक्ट इंजन निकाल सकता हूँ क्या, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस सब लगेगा ना, तब जाके आप क्या करोगे, गाड़ी को ओपन कर सकते हो। अरे हाँ या ना, उसी तरीके से डीएनए को भी ओपन करने के लिए, ध्यान सुनना, हम लोग को अच्छी तरीके से पता है क्या, कि जो डीएनए होता है क्या वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड को डीएनए को अगर अलग करना है तो डेफिनेटली कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी ना, जिससे डीएनए क्या होता होगा, अलग होता होगा। अरे हाँ या ना, लेकिन क्या सेल के लेवल पर भी रिंच, पाना ये सब इस्तेमाल होता है, जी हाँ। और ये रिंच, पाना, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, ये सब कौन है, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, जो डीएनए को ओपन करने में मदद करते हैं। समझ में आया। तो आज हम लोग बेसिकली यही टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेक्चर है। समझ में आया, ये समझ में आ गया, डीएनए का हर एक स्टेप आपको एकदम अच्छे समझ में आया, समझ में आया, ओके। तो इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो
कुछ भी ये सब कुछ नहीं देखना है, इधर कुछ भी मत देखो, बस मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम में देखो, डायग्राम में हम लोग खेल जाएंगे और समझ जाएंगे। समझ में आएगा नहीं? ठीक है, अब देखना कैसे पूरा सब कुछ, ये जो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है सब बोर्ड पे डायग्राम में सिखा दूंगा। समझ में आएगा नहीं? देख लो, ध्यान सुनना। ये है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड, बोलो हाँ। डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, है ना? डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना? डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड। ओके, अब डीएनए के डबल स्टैंड को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कहीं पर भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कहीं कट लगाना पड़ेगा। अरे कोई चीज़ को अगर ओपन करना है तो पहले क्या करना? अंदर घुसना पड़ेगा, अंदर घुस के फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना? तो जिस पॉइंट से कोई चीज़ एक एंजाइम जो एंटर करती है उस पॉइंट का नाम क्या है? निक पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? निक पॉइंट, या फिर इसे ही क्या बोलेंगे? उरी पॉइंट। क्या बोलेंगे? उरी पॉइंट। क्या बोलेंगे? उरी पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जिस पॉइंट से एंजाइम एंटर करने वाला है, जिस पॉइंट पर पहले कट लगाना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा? कट लगाना पड़ेगा। जैसे आप इसको कट लगाओगे तभी तो कोई चीज़ अंदर जाएगी, तब इसको क्या होगा? तभी ये खुलेगा। अरे हाँ, है ना? तो जिस पॉइंट पर कट लग रहा है ना उसे क्या बोलेंगे? उरी पॉइंट। क्या बोलेंगे? उरी पॉइंट। आगे फिर हम लोग जब स्टेप्स पढ़ेंगे तभी भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कट लग गया, अभी कट लगाएगा कौन? लेकिन कट, ये जो निक पॉइंट है, ये जो उरी पॉइंट है, इस पर कट लगाएगा कौन? बेसिकली यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। बेसिकली क्या है? क्लास ऑफ एंजाइम्स। ये सब क्या है? क्लास ऑफ एंजाइम्स है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। अब ध्यान सुनो, एंडो का मतलब क्या है? अंदर की तरफ। न्यूक्लियस का मतलब काटने वाला एंजाइम। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? काटने वाला एंजाइम। और एंडो का मतलब क्या है? अंदर, मतलब अंदर की तरफ काटेगा। किसको अंदर की तरफ काटेगा? डीएनए के अंदर की तरफ काटेगा। देखो मान लो ये तो एंड पॉइंट्स हो गए और ये क्या हो गया? अंदर वाले पॉइंट्स हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एंजाइम, अगर ये न्यूक्लियस यहाँ पर कट लगाता है, कहीं एंड पॉइंट पे कट लगाता है ना, तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम काम करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। बाहर की तरफ कट लगाना है अगर, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर अंदर की तरफ कहीं कट लगाना है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? अंदर मतलब एंडो, तो एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम काम करने वाला है यहाँ पे? एंडोन्यूक्लियस। इतना क्लियर है? पक्का? न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा क्या है? एक्सोन्यूक्लियस। सर एंडोन्यूक्लियस समझ में आ गया, एक्सोन्यूक्लियस भी समझ में आ गया। अब ये रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? सुनो, रेस्ट्रिक्शन मतलब सीमित। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? सीमित। मतलब अंदर की तरफ कट तो लगाएगा लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ही क्या करेगा? वो कट लगाएगा। समझा? इसीलिए क्या बोला गया? रेस्ट्रिक्शन। मतलब कहीं पर तो कट नहीं लगा सकता, किसी रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट पर ही कट लगा सकता है। दैट इज कौन है वो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पता है क्या बोलते हैं? सेल का आरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरी। अरे हाँ, फर्नीचर में देखा होगा, उसको भी आरी से हम लोग क्या करते हैं? फर्नीचर काटते हैं। बस सेम चीज़, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी क्या करता है? आरी जैसा ही काम करता है और वो कट लगाता है। दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना क्लियर है? अब ध्यान सुनो, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मुझे अंदर की तरफ कट लगाना है, ठीक है ना, तो एंडोन्यूक्लियस काम करेगा यहाँ पर। जैसे ही एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर कट लगाएगा, क्या कुछ ऐसा होगा? क्या ऐसा बन जाएगा? कट लगाने के बाद डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना? तो जैसे ही कट लग जाएगा ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। क्या नाम है इसका एंजाइम का नाम? हेलिकेस। क्या नाम है? हेलिकेस। हेलिकेस क्या करेगा? वो अंदर जाएगा। क्या करेगा? अंदर जाएगा। और अंदर जाते ही ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अरे हाँ, है ना? तो हेलिकेस पता है, देखो ASE मतलब एंजाइम ही है। हेलिकेस का फंक्शन क्या है? एक तो जहाँ पर कट लगा हुआ है, जो आरी ने कट लगाया है, वहाँ से हेलिकेस अंदर जाएगा। अंदर जाते ही इसका काम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। देखो पहला फंक्शन क्या था?
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा डीएनए पे, कट लगाते ही वहाँ पर निक पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, निक बनेगा, है ना। फिर हेलिकेज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, डीएनए के अंदर जाएगा, डीएनए के अंदर गया, डीएनए के अंदर जाते ही यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या करेगा, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। इतना समझ में आ रहा है, वही लिखा हुआ है देखो, डीएनए हेलिकेज, क्या बोल रहा हूँ, डीएनए हेलिकेज। इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। सिंस ये सब डबल स्टैंडर्ड था, ये सब डबल स्टैंडर्ड था, तो जब हेलिकेज यहाँ से काटते हुए इधर जाएगा, यहाँ से काटते हुए इधर जाएगा, तो जो डबल स्टैंडर्ड है क्या वो अब सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ऐसा ही कुछ बन जाएगा, देख लो ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर सही बोल रहे हो, तो वही लिखा हुआ है, कैटालाइज द सेपरेशन ऑफ ड्यूप्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स न्यूक्लिक एसिड का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ में आया कि नहीं आया ना। तो क्या करेगा, डुप्लेक्स न्यूक्लिक एसिड यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, वो सेपरेट कर देगा। जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो क्या वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो पहले डबल स्टैंडर्ड था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इतना तो क्लियर है ना, है ना। अब ध्यान सुनो, अरे दोनों स्ट्रैंड अलग तो हो गए, पहले क्या हुआ, कट लगा, कट लगने के कट कौन लगाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। फिर जहाँ पर कट लगाया वहाँ से एंटर कौन किया, हेलिकेज ने। हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा और डुप्लेक्स को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, अब क्या ध्यान में रखना है, ये जो हेलिकेज मान लो यहाँ पर पहुँच गया, हेलिकेज मान लो यहाँ पर पहुँच गया, तो क्या ये पीछे से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो बेसिकली ये आपस से भी तो जुड़ सकते हैं। हेलिकेज आगे आगे बढ़ रहा है, इसने तोड़ते हुए गया हो, सिंस यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या हो जाएंगे आपस में, फिर से पेयरिंग हो सकते हैं। फिर से पेयरिंग, दोनों जो सिंगल स्टैंड बने हैं वापस से डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, है या ना। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए एक स्पेशल प्रोटीन काम करता है, इसीलिए एक स्पेशल प्रोटीन काम करता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, SSBP। क्या नाम है, SSBP, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। डोंट वरी, सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। हेलिकेज ने दोनों स्टैंड को अलग कर दिया, अलग करने के बाद ये स्टैंड वापस से ना जुड़ जाए, इसीलिए SSBP आता है। SSBP मतलब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ऐसे कवर करता है ना, ऐसे कवर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सोचो, जब ऐसे कवर कर लिया है तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये बेसिकली वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनने नहीं देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस से नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली डीएनए स्टैंड जो है वो सिंगल ही रहेंगे, है ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं बन पाएंगे। इतना क्लियर है क्या, पक्का है ना। अब वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो इधर आ जाओ, क्या लिखा है देखो, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज SSBP। अरे सर आपने ये पॉइंट नहीं समझाया, अरे रुको ना थोड़ी देर, समझाता हूँ ना, पहले ये समझो ना। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज SSBP, देखो क्या लिखा है, इट इज टाइटली बाउंड और बाइंड टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बराबर है, सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए पर ये टाइटली बाउंड हो जाता है ना। इसका काम क्या है, प्रिवेंट अगेन द पेयरिंग बिटवीन सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। देखो ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होते हैं, जो जुड़ जाएंगे, अलग करोगे आप फिर जुड़ जाएंगे। समझ में आया, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो है वो आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी ध्यान में रखो, तो जो डीएनए के दोनों स्टैंड्स होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि दोनों एंटी पैरेलल है। डीएनए के दोनों स्टैंड्स दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, और दोनों का नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वही बोल रहा है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का जो फंक्शन क्या है, प्रिवेंट अगेन द पेयरिंग, फिर से पेयरिंग ना हो जाए उसको क्या करता है, रोकता है, यानी प्रिवेंट करता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, बनने से रोकता है। समझ में आया कि नहीं आया। बेसिकली देखो क्या लिखा है, रिमेन अटैच टू बोथ द सेपरेटेड, देखो क्या लिखा है, दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड से क्या करता है, वो अटैच हो जाता है। समझ में आया, क्यों अटैच हो जाता है, ताकि जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, वो सिंथेसाइज हो सके। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, रिमेन अटैच टू दी बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सो एज टू फैसिलिटेट द सिंथेसिस ऑफ न्यू
न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मतलब डीएनए बना हुआ किससे, न्यूक्लियोटाइड से। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तभी तो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, है ना। तो जो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाए, इसीलिए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पर अटैच हो जाता है। इतना क्लियर है? लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से, है ना। लिख लिया? ओके ठीक है। देखो इधर अब टोपोआइसोमरेज को समझो, टोपोआइसोमरेज को समझो। अब ये टोपोआइसोमरेज है क्या, टोपोआइसोमरेज है क्या? सुनो, टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम है। इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है टाइप 1 यानी टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, और दूसरा टाइप क्या है, टाइप 2 आइसोमरेज। वापस से, टोपोआइसोमरेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, दूसरा होता है टाइप 2 आइसोमरेज। समझ में आ रहा है? अब टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है? आपने रस्सी देखी है, आपने ज़रूर ऐसी रस्सी देखी होगी, दो रस्सी, जब आप दो रस्सी को क्या करो, कॉइल कर दो, दो रस्सी को कॉइल कर दोगे कुछ इस तरह, और अच्छा बना दूँ क्या, ये लो, दो रस्सी को आपने क्या किया है, उलझा दिया है ना। अब क्या कर रहे हो, उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब दो रस्सी को आप अलग करते हो, जब आप दो रस्सी को, मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, देखते हो, ट्राई करते हैं, हो सकता है क्या, ठीक है। देखो इधर दिख रहा है क्या, है ना। अब देखो ये दोनों रस्सी देखो ऐसे, दो वायर हैं आपस में, रेड वाला और ब्लैक वाला, है ना। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या आगे गांठ बन रहा है, अरे हाँ है ना, रस्सी को अपने ओपन किया होगा ना, तो जैसे जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ना तो आगे क्या होगा, आगे गांठ बनेगा, हाँ है ना। उसे कहते हैं टेंशन, क्या कहेंगे उसे, टेंशन, क्या कहेंगे, टेंशन कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो अब जब डीएनए ओपन हो रहा है तो आगे क्या हो रहा है, आगे कॉइलिंग हो रहा है, आगे टेंशन बन रहा है, आगे टॉर्क जनरेट हो रहा है, आगे जो गांठ बन रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंशन बोल रहे हैं, टॉर्क बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या ना। तो वो टेंशन और अगर बन के रहा तो क्या हम डीएनए को ओपन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और इसी को रिमूव कौन करता है, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। समझ में आया? तो डीएनए जब ओपन हो रहा होता है तो आगे गांठ बनता है, उसी गांठ को, उसी टेंशन को, उसी टॉर्क को रिमूव करने के लिए हम लोग टाइप 1 टोपोआइसोमरेज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, रिमूव द टेंशन और सुपर कॉइलिंग, है ना। जब इसे खोलते हो तो आगे कॉइलिंग होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग टाइप 1 टोपोआइसोमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अब सुनो इधर, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर कट लगाया, कट लगाने के बाद अंदर कौन सा एंजाइम गया, हेलिकेस गया था ना। हेलिकेस का काम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद कौन करता है, टाइप 2 आइसोमरेज, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, आइसोमरेज नहीं, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। समझ में आ रहा है? और इस टाइप 2 टोपोआइसोमरेज को हम लोग डीएनए गायरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। क्या, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, डीएनए गायरेज। और डीएनए गायरेज का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेस एंजाइम, है ना। तो डीएनए हेलिकेस बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है ना, तो उसकी मदद करता कौन है, ये टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। देखो क्या लिखा है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अनबाइंडिंग प्रोसेस। अनबाइंडिंग मतलब ओपन करना, है ना। अनबाइंडिंग मतलब पहले बाइंड थे, अनबाइंडिंग मतलब ओपन करना, है ना, खोल देना डीएनए को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, जल्दी से क्या बोल रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे खड़ा था, इसने देखा एक पॉइंट जिसे मैंने क्या बोला था, उरी पॉइंट। उरी पॉइंट पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट लगाएगा। कट लगाने के बाद ऐसा दिखाई देगा, इसे कहते हैं निक। क्या कहेंगे इसे, निक। जैसे ये दिखाई देगा, हेलिकेस एंजाइम यहाँ पर बैठा हुआ है। हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और साथ में कौन जाएगा, साथ में ही जाएगा, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मददगार है ना, है ना, एसोसिएशन फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ आना है, कौन, हेलिकेस के साथ कौन मदद करता है, हेलिकेस को कौन मदद करता है, टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। समझ में आया? दोनों अंदर जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। अब सोचो ना, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहा होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहा होगा, जब हेलिकेस आगे बढ़ रहा होगा, तो डेफिनेटली आगे क्या क्रिएट हो रहा होगा, टेंशन बन रहा होगा, कॉइलिंग हो रहा होगा, सुपर कॉइलिंग हो रहा होगा, है कि नहीं, गांठ बन रहा होगा।
तो अगर गार्ड बन जाएगा तो डीएनए अच्छे से ओपन नहीं होगा ना, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर कट लगाते हैं। और कट कौन लगाता है? टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। समझ में आया? इधर आ जाओ। अब ये जो डीएनए अलग अलग हो रहे हैं अभी जो डीएनए अलग अलग हो रहे हैं, देखो ये डीएनए अलग अलग हो रहे हैं, ये वापस से भी तो जुड़ सकते हैं, वापस से तो जुड़ सकते हैं, वापस ना जुड़े वापस से जुड़े ना, इसीलिए कौन आता है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली दोनों सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड पर कवर कर लेते हैं, कवर करके उसको वापस से डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। समझ में आया? ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, जल्दी से लिख लो, आगे का फंक्शन देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 एंजाइम के बारे में बात किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि काटता है, फिर उसके बाद एंटर कौन करता है? डीएनए हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। फिर टोपोआइसोमरेज के बारे में देखा था हम लोगों ने, वो क्या करता है? बेसिकली टॉर्को टेंशन को काटने का काम करता है ना? ओके, और हम लोगों ने एसएसबीपी दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट एंजाइम है ना, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोल रहा हूँ? डीएनए पॉलीमरेज। देखो इधर, अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है और एंटी पैरेलल नेचर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला तभी समझ में आएगा। देखो काम करता हूँ, इसको अलग कलर से बनाता हूँ, है ना? ओके, अब ध्यान सुनना। ग्रीन वाला जो स्टैंड है ना, एक साइड होता है डीएनए पर 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम। समझ में आ रहा है? और रेड वाले पे लेता हूँ एक तरफ 5 प्राइम और एक तरफ 3 प्राइम। ओके, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, क्या जो डीएनए का जो डबल स्टैंड है, ये जो डीएनए का जो डबल स्टैंड है, एक स्टैंड भी पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम। यहाँ से यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से चालू करते हैं, तो ये यहाँ पर है 3 प्राइम और रेड वाला चेक करो, यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम। एक तरफ है 3 प्राइम, दूसरी तरफ क्या है? 5 प्राइम। ठीक है ना? ग्रीन वाला चेक करते हैं, ये अच्छा, ये भी यहाँ से काउंटिंग चालू किया, तो ये बार यहीं, इसको भी यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम, यहाँ पर क्या है? 3 प्राइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यहाँ पर क्या है? 3 प्राइम और यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम। यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम, यहाँ पर क्या है? 3 प्राइम। क्या आपको ऐसा नहीं अपोजिट नहीं लग रहा है? अरे यहाँ रेड वाले पे 3 है, यहाँ पर ग्रीन वाले पे 3 है, दोनों अपोजिट नेचर पे हैं कि नहीं? यहाँ पर हरे वाले पे क्या है? हरे वाले स्टैंड पर क्या है? 5 प्राइम, वहाँ पे रेड वाले पे है 5 प्राइम। अरे हाँ या ना? दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं कि नहीं है? दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं ना? इसे कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। क्लियर है? अरे ये भी 3 प्राइम होता, ये 5 प्राइम है, ये भी 3 प्राइम होता, ये 5 प्राइम होता, तो दोनों का पोलैरिटी कैसा है? सेम है ना? 3 प्राइम इधर भी है, 3 प्राइम इधर भी है, 5 प्राइम इधर भी है, 5 प्राइम इधर भी है, तो क्या बोलते हैं? पैरेलल स्टैंड है। लेकिन सिंस यहाँ पर है 3 प्राइम, तो इसके अपोजिट में क्या है? 5 प्राइम। यहाँ पे है 5 प्राइम, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? 3 प्राइम। तो दोनों कैसे हैं? उल्टे हैं ना? तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटी पैरेलल स्टैंड। क्या बोल रहे हैं? एंटी पैरेलल स्टैंड। और जो एंटी पैरेलल स्टैंड है बेसिकली यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एडेनाइन वाला थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानाइन वाला साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। समझ में आया? डीएनए स्ट्रैंड पर इतना क्लियर है क्या? ओके, अब ध्यान में सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ पता है? ये रेड वाले को पकड़ रहा हूँ इधर और रेड वाले को पकड़ रहा हूँ इधर, इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर ग्रीन वाला पकड़ा, इसको पकड़ा, सीधा कर दिया। क्या सीधा करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा? है ना? एक तरफ था 3 प्राइम, एक तरफ था 5 प्राइम। ओके, और एक ग्रीन वाला ले लेते हैं, ढक्कन बंद कर देता हूँ, है ना? ठीक है, तीसरा आ जाओ। और एक तरफ क्या लेते हैं? 5 प्राइम और एक तरफ 3 प्राइम। बराबर है? डन है ना? और इनके बीच में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स था। बराबर है ना? क्या हो गया? अभी तक हम लोगों ने जो भी एंजाइम्स पढ़ा उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो डीएनए का जो रेड वाला स्ट्रैंड है वो अलग हो चुका है, दैट इज़ 5 प्राइम 3 प्राइम।
बराबर है। और जो ग्रीन वाला स्ट्रैंड है वो भी अलग हो चुका है, जो क्या है 3 प्राइम और 5 प्राइम। बोलो इतना बराबर है क्या? इतना बराबर है क्या? ये लो, है ना सब अलग अलग हो चुके हैं दोनों स्ट्रैंड, है ना। दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो चुके हैं। ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला, ये वाला। ओके डन है, अलग अलग हो चुके हैं। ओके अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अब एक एंजाइम आता है, उसका नाम है क्या? उसका एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पॉलीमर का पॉलीमरेज का मतलब पॉलीमर तैयार करने वाला, है ना, पॉलीमर तैयार करने वाला। अब पॉलीमर किसको बोलेंगे हम लोग? मान लो जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और पॉलीमर तैयार करेगा। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तैयार करेगा, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। देखो ध्यान में रखना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। और उसका डायरेक्शन काम करने का क्या तरीका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ध्यान सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना पसंद करता है, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। उसका खुद का काम करने का तरीका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर डीएनए पॉलीमरेज किस स्ट्रैंड पे काम करेगा? देखो डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए? एंटी पैरेलल होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। अगर ये खुद 5 प्राइम से 3 प्राइम काम कर रहा है, इसका मतलब जहाँ से चालू करेगा वो स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए? 3 प्राइम। मतलब देखो 3 प्राइम है, 5 प्राइम है ना, और डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या ऐसे ही काम करेगा, है ना। किस स्ट्रैंड पे काम करेगा? वो किस स्ट्रैंड पर नया स्ट्रैंड बनाएगा? डीएनए, देखो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए पर नया स्ट्रैंड तैयार करना, डीएनए पर नया स्ट्रैंड तैयार करना। तो डीएनए का नया स्ट्रैंड जो है वो किस स्ट्रैंड पर बनेगा? जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका खुद का काम करने का तरीका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर उसका खुद का तरीका है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो वो किस स्ट्रैंड पे काम करेगा? उस स्ट्रैंड पे काम करेगा जिसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम। सोचो ना, अगर यहाँ पर काम करता तो ये भी 5 प्राइम होता, ये भी 5 प्राइम है, दोनों पैरेलल हो जाते ना। लेकिन डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है? एंटी पैरेलल है ना। तो मतलब डीएनए पॉलीमरेज किस स्ट्रैंड पे काम करेगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। मतलब उसका खुद का डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, देखो डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ऑलवेज इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा है, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बराबर है, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। क्यों? क्योंकि नया स्ट्रैंड तैयार हो रहा है, नया स्ट्रैंड तैयार हो रहा है ना। देखो क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ध्यान सुनो, ये वाला जो स्ट्रैंड था क्या वो यहाँ से आया है? और ये वाला जो रेड वाला स्ट्रैंड है वो यहाँ पर है ना। क्या इसी स्ट्रैंड पर ये स्ट्रैंड बन रहा है? आपने देखा होगा जो फेस्टिवल होता है गणपति जी का, या फिर कुछ और भी होता है फेस्टिवल्स, जैसे दुर्गा माँ का होता है फेस्टिवल, तो जो कर्मचारी होते हैं, जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने पास एक सांचा बनाकर रख लेते हैं, अपने पास एक सांचा बनाकर रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसी सांचा का इस्तेमाल कर नए मूर्ति को बना देते हैं, है ना। उसी तरीके से डीएनए क्या हो रहा है? देखो ये स्ट्रैंड जो है पहले था, इसमें वही दोनों अलग हुए हैं और उसी स्ट्रैंड पर क्या हो रहा है? नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो बेसिकली ये वाला स्ट्रैंड कैसा काम कर रहा है? क्या सांचे के रूप में नहीं काम कर रहा है? ये वाला स्ट्रैंड इसके लिए कैसा काम कर रहा है? सांचे के जैसा काम कर रहा है ना, तभी तो ये वाला स्ट्रैंड बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो स्ट्रैंड सांचे के रूप में काम करता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसे हम लोग? टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर डीएनए स्ट्रैंड। तो जो नया डीएनए बन रहा है वो बेसिकली टेम्पलेट डीएनए पर बन रहा है। देखो ये रहा टेम्पलेट डीएनए, और टेम्पलेट डीएनए पे जो नया डीएनए बन रहा है वो ये वाला है। क्लियर है? ओके, बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? पॉलीमराइज द न्यूक्लियोटाइड। बराबर है। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड बना हुआ है डेफिनेटली किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ना। तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते तब जाके पूरा स्ट्रैंड बना है ना, तो वही बोल रहा है
पॉलीमराइज करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड को, और बना देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, दैट इज ये वाला। समझ में आया? ओके, आशा करता हूँ समझ में आया। अब ध्यान सुनो, सोचो ना, अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देता हूँ, उसको समझो, फिर समझ में आएगा। मान लो मैं बाहर गाँव जाता हूँ, दुबई जाता हूँ या ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, है ना, कहीं पर अगर मैं बाहर गाँव जाता हूँ तो मुझे उस जगह के बारे में पता है क्या? नहीं पता है। डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, गाइड को हायर करूँगा। क्या करूँगा? गाइड को हायर करूँगा। तभी वो गाइड जो है मुझे डायरेक्शन बताएगा कि भाई ये घूमने वाली जगह है। तो जैसा जैसा वो मुझे लेकर जाएगा, मैं क्या करूँगा, उसके पीछे 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 जाऊँगा, है ना। उसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट काम नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता कौन बताता है? दैट इज आरएनए प्राइमर। कौन रास्ता बताता है? आरएनए प्राइमर। बेसिकली ये जो आरएनए प्राइमर है ना, ये एक गाइड जैसा काम करता है। किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज के लिए। समझ आए? तो पहले आरएनए प्राइमर आता है, उसके पीछे पीछे कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज। अब सोचो ना, डीएनए आरएनए प्राइमर का भी डायरेक्शन क्या है? देखो, ऑलवेज वर्क इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब ये कि जो आरएनए प्राइमर है वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। मतलब किस स्टैंड पे काम करेगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। जब सोचो ना, जब गाइड का ही डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो डेफिनेटली उसके पीछे पीछे जबकि डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, उसका डायरेक्शन भी क्या होना है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ओके, दो क्या लिखा है, व्हाट इज आरएनए प्राइमर? शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, है ना। आरएनए था, उसको टुकड़ों में काटा गया, उसे क्या बोला गया है? शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। बेसिकली वही क्या है? आरएनए प्राइमर। बेसिकली इसको एक स्पेशल एंजाइम बनाता है जिसका नाम क्या है? डीएनए प्राइमेस एंजाइम। क्या है? डीएनए प्राइमेस एंजाइम। देखो क्या लिखा है, बिहेव्स एज अ स्टेपिंग स्टोन और गाइड। मतलब वही स्टेपिंग स्टोन यानी गाइड जैसा काम कर रहा है, उसको रास्ता बताने वाला जैसा काम कर रहा है। किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। समझ में आ रहा है क्या? इतना क्लियर है? ओके, डन है। अब इसका फंक्शन आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ध्यान में रखो, डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता हो? डीएनए को जोड़ता हो। अब इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। बेसिकली ये डीएनए के स्ट्रैंड को डीएनए को जोड़ने का काम करता है। क्या करते हैं? डीएनए को जोड़ने का काम करता है। जबकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो क्या था? उसको हम लोग किसके लिए कैसा इस्तेमाल करते थे? काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर नाइफ। क्या बोल सकते हैं उसे हम लोग? मॉलिक्यूलर नाइफ। ठीक है, ये क्या कर रहा है? डीएनए को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? डीएनए को जोड़ रहा है। तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या कह रहे हैं इसे हम लोग? मॉलिक्यूलर ग्लू। ध्यान में रखना, ये मॉलिक्यूलर ग्लू जोड़ रहा है तो क्या बनाकर जोड़ रहा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना के जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना के जोड़ रहा है। बेसिकली ये क्या करता है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। टेंशन नहीं लेना, जब स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग डीएनए लाइगेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ध्यान में रखना, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है और ये क्या करता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये ध्यान में रखना, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में देखा, जो कि कट लगाएगा। कट लगाने के बाद हेलिकेस अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो बेसिकली आगे टॉर्क और टेंशन बनेगा। तो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज आएगा। बेसिकली क्या करेगा? उसे टेंशन को रिलीज करेगा, है ना। ठीक है ना। फिर वापस से वो डीएनए के स्ट्रैंड वापस से ना जुड़ जाए, इसीलिए एसएसबीपी आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। क्या आता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या करता है? दोनों स्ट्रैंड को वापस से जुड़ने से रोकता है ना। ओके, क्लियर है। फिर कौन आता है? फिर आता है अपना आरएनए प्राइमर आता है। सबसे पहले कौन आएगा? आरएनए प्राइमर आता है, जिसका काम करने का तरीका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। आरएनए प्राइमर के पीछे पीछे कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज। उसका भी काम करने का तरीका क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर उसका काम करने का तरीका है 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब किस स्टैंड पे काम करेगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। समझ में आया? इतना क्लियर है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डीएनए लाइगेज के बारे में। एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता हो? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता हूँ। ठीक है ना। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट रहे एक बार इस लेक्चर को वापस से देख लेना। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टेप को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या बात किया? किसके बारे में बात किया? टूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगले लेक्चर में हम लोग स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है। समझ में आया है? ओके, चलो बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।